रियली? इज दैट सो? कुणाल ने कृति की तरफ देखते हुए पूछा तो आरोही सर हिलाकर बोली, यस। आरोही कुणाल को कृति के प्लान के बारे में समझाने चली, तभी अवंतिका बोल पड़ी, आप लोग बातें करिए, मैं अब आदि के पास जाकर बैठती हूँ। जी आंटी, और अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा तो अवंतिका ओके बेटा कहकर वहां से चली गई। कृति भी अब वहां से चलने लगी, तभी कुणाल उसे रोकते हुए बोला, अरे आप कहाँ जा रही हैं? अपना प्लान तो बताया ही नहीं आपने। वो मैंने डॉक्टर आरोही को बता दिया है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ये कहकर कृति फिर से चलने को हुई तो कुणाल मस्ती भरे अंदाज में बोल पड़ा, ना ना, आपका प्लान तो हम आपके मुंह से ही सुनेंगे। ये सुनकर कृति और आरोही दोनों ने कुणाल को घूरा, फिर एक साथ ही बोल पड़ी, व्हाट? अरे मेरा मतलब था कि आरोही को अभी आदित्य को दवा देने जाना है, इसीलिए आप ही बता दीजिए ताकि हम सब जल्दी से जल्दी अपने प्लान पर काम कर सकें। कुणाल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा तो आरोही अपना सर पीटते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आदित्य की दवा का टाइम हो गया है। थैंक यू कुणाल, मुझे याद दिलाने के लिए। तुम दोनों बातें करो, मैं उसे दवा देकर आती हूँ। ये कहकर आरोही तेजी के साथ वहां से चली गई और मौका पाकर कुणाल कृति के बगल में आकर बैठ गया। हाँ, तो अब बताइए क्या प्लान है? कुणाल ने मुस्कुराते हुए पूछा तो कृति नजरें चुराते हुए बोली, एक्चुअली ये प्लान आपकी एडवाइस पर ही बेस्ड है। वो कैसे? कुणाल ने पूछा तो कृति ने उसे भी अपना सारा प्लान समझा दिया। प्लान सुनकर कुणाल खुश होकर बोला, गुड, हाँ तुम काफी स्मार्ट हो। ये कहते हुए उसकी नजरें कृति की शर्माई आंखों की तरफ गई और उन बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों को देखकर कुणाल खुद ब खुद ही बोल पड़ा, और काफी खूबसूरत भी। ये सुनकर कृति कुणाल की तरफ देखने लगी। कुणाल बहुत प्यार से उसे देखे जा रहा था, जिसकी वजह से कृति की नजरें खुद ब खुद ही झुक गई और वो नजरें चुराते हुए बोली, आप फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना? अरे मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कुणाल ने कहा तो कृति मुंह बनाते हुए बोली, और ये लाइन आपने कितनी लड़कियों से कही है? तुम पहली हो, इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं की है। ये कहते हुए कुणाल का दिल भी बोल उठा, और ना ही किसी के लिए भी इस तरह से महसूस किया है जैसे तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं मान ही नहीं सकती, आपके जैसे लड़के की तो पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी। कृति ने कुणाल को छेड़ते हुए कहा तो कुणाल बेचारा सा मुंह लेकर बोला, और बस इसी चक्कर में मेरे जैसे लड़के सिंगल रह जाते हैं। कुणाल की बात सुनकर कृति जोर जोर से हंसने लगी और कुणाल एक बार फिर बस उसे देखता ही रह गया। दूसरी तरफ आरोही जब आदित्य के पास पहुंची तो आदित्य आंखें बंद करके लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों से आज भी आंसू बह रहे थे। एक बार फिर से आदित्य को रोता देख आरोही का दिल भी भर आया था और वो उसके पास बैठते हुए बोली, कब तक किसी और की गलती की सजा आप खुद को देते रहेंगे? आरोही की आवाज सुनकर आदित्य ने आंखें खोलकर एक बार उसे देखा, पर उसने बिना कोई जवाब दिए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य के इस बर्ताव ने आरोही को झकझोर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी और चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मिस्टर मेहरा, कुछ तो कहिए, ऐसे चुप रहेंगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे आप। प्लीज कुछ तो बात करिए। मेरे पास कहने को बचा ही कहां है, सब कुछ तो खत्म हो गया है, अब किससे बोलूं और किसकी बातें करूं? आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा तो आरोही खुद को शांत करके उसे समझाते हुए बोली, किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती मिस्टर मेहरा, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पर उस एक इंसान के जाने से जिंदगी में कुछ बाकी भी तो नहीं रह जाता ना? ये कहते हुए आदित्य की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। आपकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ बाकी है मिस्टर मेहरा, और उनमें से सबसे जरूरी है आपके पेरेंट्स, जिनकी आप इकलौती उम्मीद है, जिनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा है आप। प्लीज उनके बारे में सोचकर देखिए, आपको कुछ हुआ तो वो बेचारे क्या करेंगे? आरोही ने एक बार फिर से आदित्य को समझाने की कोशिश की तो आदित्य एक बार फिर से अपने दिल की टीस जाहिर करते हुए बोला, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तो वैसे भी उनका नालायक बेटा हूं, मेरा तो मर जाना ही। इससे पहले कि आदित्य अपनी पूरी बात कर पाता, आरोही ने उसके होठों पर उंगली रख दी और घबराकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, चुप, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे
और कुछ देर के बाद आदित्य ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर आरोही की नजरें अभी तक उसे ही देख रही थी। बस अब और नहीं देख सकती मैं तुम्हें ऐसे। मुझे जल्दी से जल्दी कृति के प्लान पर काम करना ही होगा। ये सोचते हुए आरोही ने जल्दी से आदित्य को इंजेक्शन दे दिया और फिर वहां से चली गई। आरोही अपने केबिन में आई तो देखा कृति और कुणाल अभी तक वहां बैठकर बातें कर रहे थे। कृति, हमें आज से ही अपने प्लान पर काम करना होगा। मैं मिस्टर मेहरा को और तकलीफ में नहीं देख सकती, आरोही ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पर डॉक्टर आरोही, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? कृति ने हैरानी से पूछा। मैं सब कर लूंगी, बस तुम बाकी के लोगों को यहाँ बुला लो और मिस्टर मेहरा के घर से जरूरी चीजें मंगवा लो, आरोही ने कहा तो कुणाल मुस्कुराने लगा। कृति कुछ कहने को हुई पर कुणाल उसे बीच में रोकते हुए खुद बोल पड़ा। डन, हम आज से ही प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू सो मच कुणाल, तुम लोग सबको इन्फॉर्म करो, बाकी की तैयारियां मैं करती हूँ, आरोही ने खुश होकर कहा और फिर जल्दबाजी में वहां से निकल गई। दोनों को ही अपने पेशेंट को लेकर कितनी कंसर्न रहती है ना, कृति ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पर इस बार बात कुछ और है, ये कहते हुए कुणाल कृति की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। हाँ, और वो अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सीरियस है, और एक आप हैं जो किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं है, कृति ने फिर से कुणाल को छेड़ते हुए कहा। अरे, मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूं ना, कुणाल बड़बड़ाया तो कृति मुंह बिदकाते हुए बोली। अब फिर से शुरू हो गए? चलिए, बहुत काम है हमें, सारा काम क्या डॉक्टर आरोही ही करेंगी? हाँ चलो चलो, काम शुरू करते हैं, कुणाल ने कहा और फिर उन तीनों ने हॉस्पिटल की छत पर आकर काम करना शुरू कर दिया। छत को रंग बिरंगे गुब्बारों, चमकीली मोमबत्तियों और सुगंधित और आकर्षक फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया। आदित्य के बचपन से लेकर सनाए के आने से पहले तक की सारी तस्वीरों को दीवारों पर चिपका दिया गया, जिसमें वो अपने परिवार, दोस्तों और अध्यापकों के साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। कृति ने सभी को हॉस्पिटल में आमंत्रित कर लिया था और आरोही ने सारे मरीजों और बाकी के स्टाफ को सब कुछ समझा दिया। वो सब भी इसमें आरोही का साथ देने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही सारे लोग हॉस्पिटल की छत पर पहुंच गए। कृति और राहुल आदित्य को व्हील चेयर पर बैठाकर छत पर लेकर आए। उसके आते ही सारे लोग छिप गए और बत्तियां भी बंद हो गई। आदित्य कुछ समझ पाता तब तक एक स्पॉटलाइट उस पर आकर रुकी। उसने हैरानी से इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था। कृति और राहुल भी अब तक छिप चुके थे। कृति, राहुल, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लीज ये सब बंद करो और सामने आओ। आदित्य के इतना कहते ही एक स्पॉटलाइट आकर उसके माता पिता पर आकर रुकी और उन्होंने बोलना शुरू किया। तेरे आने से पहले हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हमने एक वादा किया था खुद से कि तुझे हम कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तुझे वो सब कुछ कभी नहीं सहना पड़ेगा जो हमने सहा है। हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर तेरे माथे पर कभी भी परेशानी की लकीर तक नहीं आने देंगे हम। और फिर जब तू बड़ा होकर इस लायक हो जाएगा कि सारी जिम्मेदारियां उठाने लगेगा, तब हम दोनों आराम से अपनी बाकी की जिंदगी तेरे साथ बिताएंगे। पर तेरे लिए खुशियां तलाशते तलाशते हम कब इतने आगे निकल गए और तू हमसे कब अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया, हम समझ ही नहीं पाए। प्लीज अपने माँ पापा को माफ कर दे आदि। हम मानते हैं हमसे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा भी मत दे हमें हमारी गलती की। प्लीज अपनी जिद छोड़ दे और जल्दी से ठीक हो जा। हमने भी तो तेरी कितनी गलतियां माफ की है, क्या तू अपने माँ पापा की एक गलती माफ नहीं कर सकता? हमारी तो सारी आशाएं ही तुझसे है। अगर तुझे कुछ हुआ तो हम किसके सहारे जिएंगे? हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। ये कहते हुए उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके साथ साथ वहां खड़े सारे लोगों की आंखें नम हो गई। आदित्य की आंखों में भी आंसू आ गए, पर वो जैसे उन्हें पहुंचने चला तभी सामने लगी स्क्रीन पर उसके माँ पापा के साथ बिताए बचपन की सारे सुखद यादें चलने लगी और गाना बजने लगा। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें, यादें, यादें। उन तस्वीरों में आदित्य बहुत खुश लग रहा था। उन पलों को फिर से याद करके ना चाहते हुए भी आदित्य की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी, पर अभी भी वो खामोश बैठा था। कुछ देर के बाद एक स्पॉटलाइट आकर कृति और राहुल पर रुकी और राहुल ने बोलना शुरू किया। तू बहुत खड़ूस है,
बहुत एरोगेंट है, एक नंबर का सड़ू है, और तेरा एटीट्यूड, उससे तो भगवान ही बचाए। लड़कियों के मामले में तो तू हमेशा एक टफ कंपटीशन रहा है। जब तू सामने होता है तो कोई लड़की घास भी नहीं डालती थी हमें। पर फिर तू एक बहुत अच्छा दोस्त है। तुझसे हमने दोस्ती का मतलब सीखा है। तुझसे हमने सीखा है कि दोस्त जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। तुझसे हमने खुलकर जीना सीखा है, और अब तू ही हमें जीना सिखाकर हमसे मुंह मोड़ लेगा? इतना खुदगर्ज तो कैसे हो सकता है आदि? ये कहते हुए राहुल का गला रुंध गया और कृति ने बोलना शुरू किया। मेरी जिंदगी में तो तूने न जाने कितने रोल निभाए हैं। मैंने मेरे पेरेंट्स को कभी नहीं देखा, पर तूने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही मेरा ख्याल रखा। एक गाइड की तरह मुझे सही रास्ता दिखाया, और एक सच्चे दोस्त की तरह हर कदम पर मेरा साथ दिया। अब अगर तू ऐसे चला गया मुझे छोड़कर, तो मैं तो फिर से अनाथ हो जाऊंगी ना। ये कहकर कृति फूट फूट कर रोने लगी, और उसकी बातें सुनकर कुणाल की आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि कृति के इस सच से कुणाल अब तक वाकिफ नहीं था।